साल 2021 का अंत और साल 2022 की शुरुआत नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन के लिए बेहद खास रही है, क्योंकि इस दौरान ये स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। इसने अपनी सोलर शील्ड को ओपन और डिप्लॉय किया और इसी के साथ अपने मिरर्स को भी। लेकिन 24 जनवरी 2022 को ये स्पेस टेलीस्कोप कुछ ऐसा कर चुका है जिसका सभी को एक लंबे समय से इंतजार था। 24 जनवरी 2022 को ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 2 बजे इसने अपने थ्रस्टर्स को सही 5 मिनट्स के लिए फायर किया, ताकि अपनी ऑर्बिटिंग पोजीशन L2 के करीब एक स्टेबल ऑर्बिट में एंटर कर पाए। और जैसा करने में ये स्पेस टेलीस्कोप कामयाब भी रहा, यानी कि ये स्पेस टेलीस्कोप अब हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 लग्रांज पॉइंट पर पहुंच चुका है, जहां पर रहकर ये हमारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों का पता लगाएगा। इस L2 लग्रांज पॉइंट से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर ये स्पेस टेलीस्कोप एक फिक्स जगह पर नहीं रहेगा, बल्कि ये एक हेलो ऑर्बिट में रहेगा, जिस दौरान ये हर 6 महीनों में चांद से पृथ्वी की दूरी जितनी जगह का चक्कर लगाएगा, जो कि इसकी मदद इस पे लगे सोलर पैनल से पावर जनरेट करने में करेगा। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर इस मैन्यूवर को करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। एरियन 5 रॉकेट से इसे पहले से एक्स्ट्रा थ्रस्ट भी तो दिया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि अगर इसे रॉकेट से एक्स्ट्रा थ्रस्ट दिया जाता तो ये स्पेस टेलीस्कोप अपने टारगेट को मिस करते हुए उससे कहीं आगे चला जाता, जिससे ये $10 बिलियन का ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में कहीं खो जाता। इस 5 मिनट के बर्नआउट की सबसे खास बात ये रही कि इसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड में महज 1.6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को जोड़ा, जो कि इस स्पेस टेलीस्कोप को इसकी ऑर्बिटिंग लोकेशन के पास बेहद आसानी से ले जा पाई। इस स्पेस टेलीस्कोप की ऑर्बिटिंग लोकेशन L2 इसे पृथ्वी के साथ लगातार कम्युनिकेट करने में भी मदद करेगी, और ऐसा करने के लिए ये स्पेस टेलीस्कोप डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और कैलिफोर्निया में मौजूद 3 बड़े एंटीनास द्वारा बनता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये ऑर्बिटिंग लोकेशन L2 इसे कई नई अपॉर्चुनिटीज देगी, जिसमें से पहली होगी कि ये स्पेस टेलीस्कोप इस पॉइंट पर रहते हुए काफी ठंडे टेम्परेचर तक पहुंच पाएगा, जिससे इसके मिरर्स और इंस्ट्रूमेंट बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें -225 डिग्री सेल्सियस के क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर काम करने के लिए बनाया गया है। ये L2 जो दूसरी अपॉर्चुनिटी इस स्पेस टेलीस्कोप को देगा वो होगी कि यहाँ पर रहते हुए इसे किसी तरह की लाइट पॉल्यूशन के साथ डील नहीं करना होगा, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जो पृथ्वी के वैज्ञानिकों को एक लंबे समय से हैरान करता आया है। और आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर रहते हुए ये स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स की अल्ट्रा डीप ऑब्जर्वेशंस कर पाने में सक्षम होगा, जो कि इस मिशन की सक्सेस के लिए काफी जरूरी है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के L2 तक पहुंचने के दौरान एक खास बात ये रही कि इसने उन 29 दिनों के दौरान अपने मिड कोर्स कोरेक्शंस, अपने स्ट्रक्चर को खोलने और इसी के साथ अपने मिरर्स को डिप्लॉय करने के काम को अंजाम दिया था, जिस दौरान इसने जितना हो सका उतने कम फ्यूल का इस्तेमाल किया। जहां इस मिशन की टाइमलाइन को लॉन्च के वक्त कम से कम 5 साल एक्सपेक्ट किया गया था, वहीं इसके कम फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से अब इसके मिशन की लाइफ को 10 सालों से भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि इस स्पेस टेलीस्कोप ने पहले ही अपने सारे स्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर लिया है। इसमें इसके दोनों मिरर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही शामिल हैं। अब इसकी ऑर्बिटिंग लोकेशन L2 तक पहुंचने के बाद अब वैज्ञानिक अगले 3 से 4 महीनों तक इसके दोनों मिरर्स को इंसानी बाल की थिकनेस से भी कहीं कम एक्यूरेसी के साथ अलाइन करेंगे, ताकि जब भी ये स्पेस टेलीस्कोप ऑपरेशनल हो तो इससे मिलने वाली इमेजेस और डेटा किसी भी तरह से एरर फ्री हो। इन्हीं 3 से 4 महीनों के दौरान इस टेलीस्कोप के बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट को भी पूरी एक्यूरेसी के साथ कैलिब्रेट किया जाएगा। इस स्पेस टेलीस्कोप से पहली इमेजेस जून या जुलाई तक हमें मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन का कहना है कि हम वेब की इस नई अचीवमेंट के साथ ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को अनकवर करने के एक और स्टेप करीब आ गए हैं, और मैं इस समर में जेम्स वेब के यूनिवर्स के नए व्यू को देखने का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ।
इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इंफ्रारेड विजन हमारी मदद यूनिवर्स की कुछ पहली गैलेक्सीज और सितारों को देखने में करेगा। इसी के साथ इसका मिशन एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी, उनके ओरिजिन का पता लगाना, उनके एवोल्यूशन और हैबिटेबिलिटी के बारे में जानना भी है। अब इस स्पेस टेलीस्कोप को फुल्ली ऑपरेशनल होने में महज 3 से 4 महीने बाकी हैं। इसके कुछ पहली इमेजेस हमें ब्रह्मांड का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगी जिसे हमने आज तक नहीं देखा। अपडेट नंबर 2। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स विशालकाय दानव होते हैं जिनका साइज अक्सर कुछ बिलियन सोलर मासिस के बीच रहता है। इन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स का तरीका है हमें ये बताने का कि हम यूनिवर्स में एक तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सभी ब्लैक होल्स अक्सर मैसिव गैलेक्सीज जैसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में ही रहते हैं और जिन्हें अक्सर सितारे निगलने के लिए जाना जाता है। हालांकि हबल स्पेस टेलीस्कोप की नई ऑब्जर्वेशन ने हिनाइज 210 नाम की ड्वार्फ स्टारबर्स्ट गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की कंफर्मेशन की है। ये ब्लैक होल अपने मास के मामले में 1 मिलियन सोलर मासिस का है और जो हमसे 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। हबल द्वारा खोजा गया ये ब्लैक होल खास इस वजह से है क्योंकि ये सितारों को निगलने की बजाय नए सितारों का निर्माण करने में लगा है। जी हाँ, ये ब्लैक होल सितारे बना रहा है। हबल के जरिए इस खोज को अंजाम देने वाले मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशंस को जर्नल नेचर में पब्लिश किया। उन्होंने अपनी इन ऑब्जर्वेशंस में उस गैलेक्सी के उस ब्लैक होल के उन मिस्टीरियस फीचर्स को खोजा जो कि किसी भी ब्लैक होल से पूरी तरह से अलग थे। इस रिसर्च के लीड ऑथर का कहना है कि ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी में सुपर मैसिव ब्लैक होल के आउटफ्लो से ट्रिगर्ड स्टार फॉर्मेशन की पहली ऑब्जर्वेशंस हैं। उनका कहना है कि इस फिनोमिना को केवल बड़ी गैलेक्सीज में ही ऑब्जर्व किया गया था और उनके ऑब्जर्वेशन से पहले तक ये किसी को भी पता नहीं था कि लो मास ड्वार्फ गैलेक्सीज में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का आउटफ्लो सितारों के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है। इसी रिसर्च पेपर की दूसरी लीड ऑथर एमी रेंस का कहना है कि हबल ने सुपर मैसिव ब्लैक होल और उससे 230 लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार फॉर्मिंग रीजन के बीच के कनेक्शन की एक बहुत क्लियर इमेज हमें दी है। हबल के अमेजिंग रेजोल्यूशन ने हमें गैस की वेलोसिटी के कॉर्कस्क्रू जैसे पैटर्न का एक क्लियर व्यू हमें दिखाया है जिसे हम ब्लैक होल से निकलते वॉबलिंग आउटफ्लो के मॉडल में फिट कर सकते हैं। बड़ी गैलेक्सीज में ये इफेक्ट अपोजिट रहता है। जैसे ही मटेरियल इन ब्लैक होल्स के मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है तो वो प्लाज्मा की जेट्स का निर्माण करता है जो कि लाइट की स्पीड के करीब चलती हैं। इन जेट्स के पाथ में फंसने वाले गैस क्लाउड्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जिनसे सितारों का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा कुछ इस ड्वार्फ गैलेक्सी के साथ नहीं हो रहा क्योंकि इसके ब्लैक होल का आउटफ्लो बहुत जेंटल है जो कि केवल नए सितारों की फॉर्मेशन को शुरू ही कर सकता है। इस तरह की छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज की स्टडी हमारी मदद ये समझने में कर सकती है कि ब्रह्मांड के अर्ली स्टेज ब्लैक होल्स कैसे इवॉल्व हुए होंगे। इस तरह की छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज हमें उस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकती हैं कि ब्रह्मांड में पहले ब्लैक होल की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन कैसे हुई थी। रीन्स कहती हैं कि ब्लैक होल की फॉर्मेशन का एरा कुछ ऐसा है जिसे हमने नहीं देखा, तो इस वजह से ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि ये ब्लैक होल्स कहां से आए। उनका कहना है कि इन ड्वार्फ गैलेक्सीज के पास ब्लैक होल से जुड़े इस सवाल का जवाब शायद हो सकता है। उनकी टीम फिलहाल इस ड्वार्फ गैलेक्सी से जुड़े सवालों को सुलझाने में लगी है और उनकी ये स्टडी इसी तरह से जारी रहेगी। आपका आज की एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।